चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान में जब कभी भी संशोधन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। कई बार मैं सोचता हूँ और आप भी शायद सोचते होंगे कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद यदि भारत में अभी तक कोई क्रांति नहीं हुई तो इसके पीछे वजह क्या है। जैसे हम यदि अपने पड़ोस में जाते हैं तो नेपाल में अभी रिसेंटली क्रांति हुई, इसके पहले श्रीलंका में भी क्रांति हुई, बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा था, इसके पहले अफगानिस्तान में क्रांति हुई। हमारे पड़ोस में इतनी सारी क्रांतियाँ हो रही हैं, लेकिन भारत में क्रांति ना होने की वजह, यदि वजह को ढूंढा जाए, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद यदि भारत की सफलता का यदि श्रेय किसी को दिया जाता है तो हम उसको संविधान संशोधन को दे सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, आधुनिकता के दौर आते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है, तो इन सारी की सारी चीज़ों में यदि हमें ज़रूरत होती है कानून को बदलने की तो हमारी बड़ी आसान प्रक्रिया है। आसानी से हम संविधान में संशोधन करके शासन को उस दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इसलिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। चलिए क्रमशः एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हमने लिया वो लिया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों प्रावधान अपनाए गए हैं, एक लचीला एवं कठोर। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन बड़ी आसानी तरीके से, लचीले तरीके से किए जा सकते हैं, और दूसरी प्रक्रिया होती है कठोर, जिसमें विशिष्ट बहुमत या अपन ये कह सकते हैं कि राज्यों के बहुमत की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये तीसरी कंडीशन है। चौथी बात इसमें यह है कि संविधान संशोधन का अधिकार भारत में सिर्फ संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। अर्थात संसद में तीनों चीजें शामिल होंगी, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति आता है इसमें, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को सदन में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। जैसा आपने देखा हो कि वित्त विधेयक या धन विधेयक जब सदन में पेश किया जाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में यदि पेश किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जब लोकसभा और राज्यसभा से इसे पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देता है, या तो वो स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत करने का पावर नहीं है। उसे अनिवार्य रूप से उसे स्वीकृत ही करना पड़ेगा। स्वीकृत करने के लिए वो बाध्य है।
भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971। ये जो संविधान संशोधन एकत्र किया गया था, इसमें राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। वो किसी भी स्थिति में उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः आप जानते हो कि राष्ट्रपति के पास 3 पावर होते हैं, या तो किसी विधेयक को स्वीकृत कर दे, या अस्वीकृत कर दे, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक तो डायरेक्ट राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं, अर्थात उस पर उसको पुनर्विचार करने का कोई प्रावधान ही नहीं बनता, अस्वीकृत करने का भी कोई प्रावधान नहीं बनता। लेकिन सामान्य विधेयक ऐसा विधेयक होता है जहां पर राष्ट्रपति स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। अर्थात पुनर्विचार के लिए जो वापस करने का जो विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक है। बाकी 2 विधेयक जो होते हैं, वित्त धन विधेयक और संवैधानिक विधेयक, इसमें राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि लचीला और कठोर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब अपन बात करते हैं लचीले और कठोर की, तो इसका उदाहरण हमें दुनिया में मिलते हैं। लचीला ब्रिटेन, और कठोर है अमेरिका। दुनिया में संविधान में संशोधन सबसे ज्यादा कठोर तरीके से यदि किया जाता है तो वो होता है अमेरिका में, और सबसे लचीले तरीके से यदि कहीं किया जाता है तो वो होता है ब्रिटेन में। और हमारे यहाँ दोनों को क्या कर दिया, समन्वय कर दिया। क्या कर दिया हमने, समन्वय कर दिया, अर्थात लचीले और कठोर को मिला दिया। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका में जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर है तो आखिर प्रावधान क्या होंगे। तो यहां कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात, विधेयक को जब पेश किया जाता है, विधेयक को का प्रस्तुतिकरण जब किया जाता है, प्रस्तुतिकरण समझते हो ना आप लोग। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है जब कोई विधेयक तैयार करके सदन में पेश करता है। 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। सरकारी का मतलब जब सरकार का कोई मंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा जब सदन में विधेयक पेश करते हैं तो उसको कहा जाता है सरकारी। और जब सदन का अन्य सदस्य जो मंत्री नहीं है यदि वो विधेयक पेश किया जा करता है तो उसको कहते हैं गैर सरकारी। तो हमारे यहाँ विधेयक को प्रस्तुतिकरण करने के लिए किसी बहुमत और 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका में जब कोई विधेयक पेश किया जाता है कांग्रेस में, कहां पर, कांग्रेस मतलब बोले तो कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, संसद है, हम संसद बोलते हैं, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे अमेरिका में संसद को कहा जाता है कांग्रेस, और इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है सीनेट और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा। दो सदन होते हैं। ठीक है, यहां नियम यह होता है कि यदि किसी विधेयक को कांग्रेस में पेश किया जा रहा है तो प्रस्तुत करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। हमारे यहाँ विधेयक को स्वीकृति के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यहाँ पेश करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर राज्य है, आपको पता होगा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में से यदि 2/3 सदस्य संविधान सभा के गठन की बात करें, संविधान सभा के गठन की बात करें, मतलब विधेयक को संशोधित करने के लिए एक असेंबली, स्पेशल असेंबली की यदि मांग करें तो फिर संविधान संशोधन के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जा सकता है। क्लियर। तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, यहां तो सिर्फ 2/3 बहुमत की जरूरत कहां पर है, विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन जब इसको पास किया जाता है तो इसके लिए 3/4 सदस्यों की सहमति की जरूरत होती है। मतलब यदि वहां पर
सीनेट की सदस्य संख्या 100 है तो लगभग 72-73 कैंडिडेट्स का समर्थन उसको मिलना चाहिए, मत मिलना चाहिए, तब कहीं उसको पास हो पाएगा, अदरवाइज वो पास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से बहुमत को उसकी स्वीकृति के लिए 3/4 की जरूरत होती है। तो सोचिए आप कि 2/3 विधेयक को पेश करने के लिए और 3/4 स्वीकृति के लिए, तो है ना कठिन प्रोसेस। वहीं जब अपन ब्रिटेन चलते हैं तो ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन में तो कोई संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो वहां संसद की सर्वोच्चता है और संसद को किसी भी विधि में साधारण तरीके से संशोधन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। जब हम कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है तो आखिर देश कैसे चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, वहां की जो राजनीतिक परंपराएं होती हैं, वहां के जो संसद के द्वारा जो विधियां समय समय पर अधिनियम लागू किए जाते हैं, उन सारी की सारी चीजों से वहां के देश को चलाया जाता है। वैसा संविधान नहीं है जैसा भारत में है, वैसा उसका निर्माण नहीं किया गया जैसा भारत में किया गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां विधि और कानून नहीं है, विधि और कानून वहां पर है। संसद के द्वारा जो समय समय पर या जजमेंट जो न्यायपालिका देती है, उन सारे की सारी चीजों के आधार पर वहां के देश को चलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रिटेन था और ये अमेरिका था। एक और देश यदि हम बात करें, स्विट्जरलैंड, नाम सुना? स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो अवधारणा है, जो राजनीति में किसी ने दी है, तो वो दी है रूसों ने। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता डायरेक्ट शासन कार्यों में भाग लेती है। स्विट्जरलैंड में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ विधेयक या अमेरिका में विधेयक सदन के सदस्य पेश कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड में आम पब्लिक भी सदन में विधेयक पेश कर सकती है। उसके लिए पीपल ओपिनियन कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ एक जनमत की जरूरत होती है। जनमत, जनमत का मतलब होता है कि विधेयक को सदन में पेश करने के पहले उस विधेयक पर आम पब्लिक की सहमति लेना। और यदि स्विट्जरलैंड में 1 लाख व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद ही उसको सदन में पेश किया जाता है, अदरवाइज उसको पेश नहीं किया जाता। तो इसको कहा जाता है पब्लिक ओपिनियन या पीपल ओपिनियन कहा जाता है। इसके बाद सदन में जाएगा, सदन में पास होने के बाद उसे फिर से जनता के पास भेजा जाएगा। यदि वहां जनता, जिसको वहां लोकमत कहा जाता है, रेफरेंडम, यदि वो से स्वीकृति दे देता है, उसके बाद फिर उसको लागू किया जाएगा। अर्थात वहां पब्लिक को विशेष अधिकार दिए गए हैं विधेयक को पेश करते समय भी और लास्ट में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते समय भी। जब जनता उसे स्वीकृत करेगी तभी वो कानून बन पाएगा, अदरवाइज वो कानून नहीं बन पाएगा। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं भारत पर। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, इसको अपन 3 भागों में बांट देते हैं। 1, 2, 3। सबसे पहला साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। ठीक है? कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे विशिष्ट बहुमत से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे विशिष्ट बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। और तीसरा है विशिष्ट प्लस राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत।
क्लियर? कितनी पद्धतियां हो गई? 3। सबसे पहला साधारण बहुमत, दूसरे नंबर पर विशिष्ट बहुमत, और तीसरे नंबर पर विशिष्ट प्लस राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत। ठीक है, तीनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से एक ज्यादा। आधे से एक ज्यादा मतलब सदन में सदस्य संख्या यदि 100 है और यदि 51 व्यक्ति, आधा मतलब 50, उससे एक ज्यादा 51, और 51 व्यक्ति यदि किसी चीज का सहमति देते हैं किसी विधेयक पर, तो उसे आसानी से संशोधन किया जा सकता है। क्लियर? अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं उसे अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाता। ध्यान रखना आप इस बात को, अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाता, जबकि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 368। और इससे यदि सदन में, संसद में साधारण बहुमत से यदि किसी प्रकार का चेंजेस आते हैं, कोई संशोधन किया जाता है, तो उसको 368 के तहत नहीं माना जाता। ठीक है, क्या करते हैं? इसको 368 के तहत नहीं माना जाता। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंतर्गत किन किन चीजों में संशोधन किया जा सकता है? सबसे पहला अनुच्छेद 1 से 5। आपको पता होगा 1 से 5 में क्या है? अनुच्छेद 1 से 5 तक में जो राज्यों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, राज्यों की सीमाओं को विभाजित करना, उनके नामों में परिवर्तन करना, उनके क्षेत्रों को शामिल करना, है ना, ये सारी की सारी चीजें 1 से 5 तक में दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपने देखा होगा 6 से 11, इसमें कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत का नागरिक कौन बनाया जा सकता है, उसके क्या नियम है, इसमें भी संशोधन आसानी से साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात यदि अपन संसद की बात करें, संसद में आपने देखा होगा एक गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति का मतलब होता है न्यूनतम सदस्य। सामान्यतः हमारे यहाँ गणपूर्ति माना जाता है 1/10। इसका मतलब होता है कि सदन में इतनी न्यूनतम संख्या होगी तभी सदन की कार्यवाही स्टार्ट होगी, और यदि उतनी संख्या नहीं है तो फिर सदन की कार्यवाही की शुरुआत नहीं की जाएगी। तो उसको कितना रखा गया है? 1/10। यदि संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। दूसरा, संसद के वेतन भत्ते, सांसदों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भी बड़े साधारण बहुमत से पास। आपने देखा होगा कि सदन में जब कभी भी ऐसा कोई विधेयक आता है कि सांसदों के पेमेंट बढ़ाए जाने हो, उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाने हो, तो बगैर कोई बहस के पास कर दिया जाता है। ज़्यादा उसमें चिकल्लस नहीं होती, क्योंकि वो सबका ही जुड़ा हुआ है। तो वेतन भत्तों में भी वो कर सकते हैं। संसदीय जो प्रक्रिया होती है, इसमें भी आसानी से संशोधन किया जा सकता है। सांसदों के विशेषाधिकार, इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 3 अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है। 3 अनुसूची बोले तो एक दूसरी अनुसूची, एक छठी अनुसूची और एक 5वीं अनुसूची। आप बता सकते हैं कि इनमें क्या है? हाँ, और छठवें और 5वें में क्या है? हाँ, शेड्यूल ट्राइब के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो विशेष क्षेत्र हैं, विशेष जो राज्य हैं, उन पर शासन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। उनको अनुसूचित श्रेणी में रखा गया है ताकि उनको विशेष प्रावधान करके उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण किया जा सके, विशेष नियम बनाकर उनको संरक्षित किया जा सके। ये छठवीं और 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में जैसे इसने बताया कि जो हमारे यहाँ के जो जितने भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे, इनके वेतन भत्ते वगैरह भी इसी में। एक शपथ नाम सुना होगा आपने, है ना, शपथ का तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो ये जो 12 अनुसूची आप जानते होंगे 1 से लेकर 12 तक, है ना,
तो मूल संविधान में मात्र 8 थी और वर्तमान में 12 है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो 3 अनुसूचियां हैं, इसमें यदि संशोधन करना है तो बड़ी आसानी से साधारण बहुमत से आप उसको संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन विशिष्ट बहुमत की बात करते हैं। विशिष्ट बहुमत में 3 चीजें हैं, ध्यान रखना आप। सबसे पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में जितनी भी निर्धारित सीटें हैं, राज्यसभा में जितनी निर्धारित सीटें हैं, उसका क्या चाहिए अपन को? सिर्फ बहुमत चाहिए है। बहुमत मतलब आधे से ज्यादा। ठीक है। दूसरा इसमें प्रावधान रहता है उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित मतलब जिसने संविधान संशोधन विधेयक पर भाग लिया है। जरूरी नहीं कि 543 सदस्य यदि लोकसभा में है तो 543 ही उपस्थित होंगे, लेकिन नियम क्या कहता है कि 545 में से जब तक आधे लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक कार्यवाही, जब तक वो आधे नहीं होंगे तब तक हम इसकी फर्स्ट प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, अर्थात जो सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, जो संविधान संशोधन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। और तीसरा जो इसमें नियम होता है वो होता है मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोनों में अंतर क्या है? उपस्थित का मतलब जिन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। कई बार जब मतदान का टाइम आता है, जब तृतीय चरण होता है, थर्ड स्टेप, जब विधेयक पहुंच जाता है, जब मत विभाजन का दौर आता है, तो उस समय कई सदस्य सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। जब वॉकआउट कर जाते हैं तो जो उपस्थित थे उससे भी कम हो गए। तो अब जो बचे, जिन्होंने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है, उसका भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तब कहीं उस विधेयक में संशोधन किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं? सबसे पहला मौलिक अधिकार, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात इनसे रिलेटेड जो भी विधेयक है उसे विशिष्ट बहुमत से संशोधित किया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है, जो विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है, वो सारे विधेयक, और जो साधारण बहुमत से जिनको संशोधन नहीं किया जाता, वो सारे विषय वो किससे संशोधित किए जाएंगे? विशिष्ट बहुमत से किए जाएंगे। विशेष रूप से आपको ये 2 चीज याद रखना है कि मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो संशोधन किया जाता है वो विशिष्ट बहुमत से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन मतलब विशिष्ट प्लस राज्यों की विधानसभाओं का, ध्यान रखना, विधानसभाओं का, इसमें विधान परिषद शामिल नहीं है, का बहुमत। ठीक। विशिष्ट तो वही रहेगा, तीनों चीजें रहेंगी उसमें। सदन का कि सदस्यों का बहुमत, मतदान करने वालों का 2/3 और उपस्थित का 2/3। तो विशिष्ट को तो समझने की जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई विधेयक जो संघीय ढांचे से संबंधित है या संघीय ढांचे में संशोधन से रिलेटेड जो विधेयक है वो तभी पास होगा
जब उसे विशिष्ट प्लस जितने भी राज्य हैं हमारे देश में और ऐसे राज्य जहां पर विधानसभाएं हैं, उन राज्यों का बहुमत, बहुमत का मतलब होता है आधे से एक। यदि हमारे यहाँ 30 राज्य हैं, 30 विधानसभाएं हैं मान लीजिए, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 16 की। यदि 16 राज्यों की विधानसभाएं उसको परमिट कर देती हैं, स्वीकृत कर देती हैं, तो ही वो विधेयक पास किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इससे आपको ये चीज निकल के आ रही होगी, साधारण बहुमत से यदि विधेयक में संशोधन होता है तो वो कौन सी प्रक्रिया है? लचीली। और यदि विशिष्ट और विशिष्ट प्लस बहुमत, राज्यों का बहुमत, इससे यदि संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो प्रक्रिया कौन सी है? कठोर। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो लचीले एवं कठोर का क्या है? समन्वय। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रावधान से किस चीज में संशोधन किया जाता है? मैंने आपसे वर्ड यूज किया, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा। केशवानंद भारती जो विवाद था उसमें लिखा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो संघीय ढांचे को प्रभावित करती हो। संघीय ढांचे को प्रभावित करते हो। देखिए, दो शब्द आ गए। एक ये आ गया कि संघीय ढांचे से संबंधित यदि कोई संशोधन है तो वो कर सकते हैं, और दूसरी तरफ केशवानंद भारती विवाद में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो संघीय ढांचे को बदल देती हो। तो संसद को किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा संघीय ढांचे में संशोधन करने में? कि संघीय ढांचा प्रभावित ना हो। अब प्रश्न उठता है, संघीय ढांचा क्या है? संघीय ढांचा क्या होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, उसमें कुछ शब्द आते हैं। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभु, संपन्न, आता है ना, संपन्न और संप्रभु बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। ये क्या है? हमारा संघीय ढांचा है। हम कह सकते हैं कि हमारा संघीय ढांचा क्या है? लोकतंत्रीय है। हमारा संघीय ढांचा क्या है? गणतंत्रीय है। हमारा संघीय ढांचा क्या है? समाजवादी है। हमारा संघीय ढांचा क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। हम कहते हैं कि हमारा संघीय ढांचा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। क्लियर ना? हमारा देश क्या है? अखंड है। अखंड क्या है? संघीय ढांचा है। अर्थात संसद में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जो संघीय ढांचे को परिवर्तित करते हो। मतलब आप लोकतंत्र में संशोधन तो कर सकते हो, लोकतंत्र की प्रक्रिया में संशोधन कर सकते हो, लेकिन आपसे कहा संसद को अधिकार ये नहीं कि लोकतंत्र को ही बदल दे। समझ में? समाजवाद में संशोधन कर सकते हो, उसकी प्रक्रिया में संशोधन कर सकते हो, समाजवाद के तरीके बदल सकते हो आप, लेकिन समाजवाद ही खत्म कर दो, दैट इज इम्पॉसिबल। समझ में आया ना? अर्थात संघीय ढांचे को परिवर्तित करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है। अब हम बात करते हैं संघीय ढांचे में संशोधन की, तो आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? तो इसमें आ जाती है कार्यपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 53-54 में, 54-55 में, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया को आप बदल सकते हैं। अभी अपन अपनाते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति। यदि आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में चेंज करना है तो संसद कर सकती है आसानी से, उसके लिए इस चीज की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया ना? यदि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या वहां की प्रक्रिया को कुछ बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। तो कार्यपालिका में संशोधन किया जा सकता है, व्यवस्थापिका में संशोधन किया जा सकता है। व्यवस्थापिका में विशेष रूप से जो सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है इसको लेके परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा होता है न्यायपालिका। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, घटाना, बढ़ाना, और भी जो उसकी प्रक्रिया है उसके संबंध में भी संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है। केंद्र और राज्य से संबंधित
जिसको अपन कहते हैं 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य संबंध। कितने प्रकार के संबंध होते हैं? प्रशासकीय संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं और विधायी संबंध होते हैं। इसके लिए आपने पता होगा कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य और संवर्ती। अर्थात इनमें भी यदि किसी प्रकार की कोई छेड़खानी करनी है, कोई चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मूलतः बात यही है कि संघीय ढांचे में यदि कोई फेरबदल करना है तो आपको तीसरे स्टेप को अपनाना पड़ेगा। यदि आपको मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चेंज करना है और ऐसे विषयों पर जो संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है, उसके लिए आपको सेकंड स्टेप अपनाना पड़ेगा। और जो इन दोनों में शामिल नहीं है और वो सामान्य रीति वाले हैं, जिसमें संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकता है, वो आपको, मैंने आपको बताया वो लिस्ट, उसमें आप संशोधन, वो तीसरी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में तीनों प्रक्रियाओं को, वो कठोर और लचीला दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ अपनाया गया है। अब यदि कोई प्रश्न आपको बनता हो तो पूछिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हर स्टेट की संविधान, देखिए पहले एकदम क्लियर कर लीजिए आप, संविधान में संशोधन करने का अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? संसद को। सिर्फ संसद कर सकती है, राज्यों की विधानसभाओं को यह पावर नहीं है। ठीक, राज्यों की विधानसभाएं कब इन्वॉल्व होती हैं? जब किसी संघीय ढांचे में परिवर्तन करने की बात आती है, जो मैंने तीसरा स्टेप बताया, तो वहां पर राज्यों की विधानसभाओं को उसमें शामिल हो जाती हैं। और कोई प्रश्न? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कैसे? फिर से बताइए। जैसे आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको पता होगा कि विधानसभा और विधान परिषद, ये दो चीजें अलग अलग हैं। भारत में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी सारे के सारे देश के जितने भी राज्य, वहां पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। एक बात। दूसरी बात, और चूंकि बात छिड़ी है तो बता दें कि विधान परिषद को भंग करने का मतलब खत्म करने का और किसी राज्य में विधान परिषद को स्टार्ट करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और बड़े साधारण बहुमत से, विशिष्ट की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है और किसी भी राज्य में विधान परिषद की शुरुआत भी की जा सकती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं विधानसभा की। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, और बाकी 28 राज्यों में। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 30 में से 16, अर्थात राज्यों की विधानसभाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि आप उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें, और यदि बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है तो वो विधेयक संविधान में संशोधन आसानी से कर दिया जाता है, और यदि नहीं मिलता तो फिर उसे नहीं किया जाता। क्लियर ना? तो यहाँ किसी भी राज्य के साथ पक्षपातपूर्ण वाला कोई मामला नहीं है। ये तो मेजोरिटी पर निर्भर करता है कि वो विधानसभा कैसे उसको सही। सामान्यतः होता यह है, उन विधेयकों पर टकराहट हो जाती है जहां केंद्र सरकार किसी दूसरे राजनीतिक दल से संचालित हो और राज्यों में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार, वहां टकराहट आ जाती है। सामान्यतया उन राज्यों में किसी प्रकार की कोई टकराहट नहीं होती,
कि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार जब एक ही राजनीतिक दल से चल रही हो। तो मुझे लगता है अभी तो वर्तमान में बहुत सारे प्रांतों में ऐसी सरकारें हैं। किसकी सरकार चल रही केंद्र में? एनडीए की कि यूपीए की? एनडीए की चल रही है। और अधिकांश राज्यों में भी एनडीए के समर्थन से या सेपरेट बीजेपी की सरकारें चल रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि संविधान संशोधन के किसी भी विधेयक में विवाद होने की कंडीशन कम होती है। लेकिन हाँ, जब ये अनबैलेंस हो जाती है चीजें, केंद्र की सरकार जिस राजनीतिक दल से चल रही है उसकी अपोजिट पार्टी से यदि दूसरे प्रदेशों में सरकारें चलती हैं, तो वहां पर इस प्रकार का विधेयक, साधारण विधेयक भी लेना संविधान संशोधन में बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका संविधान संशोधन। और बताइए, और कोई प्रश्न हो तो? साधारण संशोधन में सिर्फ संसद को अधिकार है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अंतर है ना दोनों की प्रक्रियाओं में। भारत में कौन सा है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र हमारे यहाँ। और स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष। तो वहां पर जनता को, प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया। हम 5 साल के लिए चुन लेते हैं, उसके बाद झेलते हैं। अच्छा कर रहा है तब भी, नहीं कर रहा तब भी। ग्राम पंचायतों में जरूर ये थोड़ा सा प्रावधान किया गया है कि यदि सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा है, पंच ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नगर पालिका में ऐसा कर सकता है, लेकिन कितने साल बाद? 3 साल बाद। लेकिन 3 साल तो झेलना पड़ेगा। समझ में है ना? तो प्रत्यक्ष रीति से के कुछ चीजों को भारत में अपनाया गया है पंचायती राज में, और मैक्सिमम चीजों को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट जो मेथड उसी को अपनाया गया है ना। अब भारत में नहीं हो सकता, वहां तो वो उसकी प्रक्रिया अलग है। मैंने शायद एक बार बताया था कि स्विट्जरलैंड में 19 कैंटन है। कैंटन मतलब हमारे यहाँ जो राज्य है, वहां कैंटन को राज्य को कैंटन बोला जाता है। और 6 अर्ध कैंटन है। अर्ध कैंटन मतलब छोटे राज्य। तो वो जो अर्ध कैंटन है वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, क्योंकि वो छोटे से राज्य है और जनसंख्या भी कम है। तो जहां की जनसंख्या कम होगी, छोटा सा राज्य होगा, वहां आसानी से आप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रक्रिया कर सकते हो। लेकिन जहां राज्य बड़ा होगा, जनसंख्या बड़ी होगी, वहां आप कैसे ग्राम सभा लगाओगे? भाई जैसे अपन ने देखा होगा 2 अक्टूबर को अपने यहाँ देश में पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायत है वहां ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो वो ग्राम सभा किस चीज का प्रतीक है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। गांव के लोग उसमें बैठते हैं, पंच भी रहता है, सरपंच भी रहता है, सचिव भी रहता है। वहां का जो गांव का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। बैठ के प्रस्ताव रखे जाते हैं, सारे के सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद फिर सरपंच को वो लिस्ट दी जाती है। फिर आगे 1 साल तक वो सरपंच उस पर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करता है। नहीं करता है तो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे गांव में चल रही है। लेकिन हम सोचते कि देश में लागू कर दें तो बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और 1 अरब 40 करोड़ के हम पार हो चुके हैं, है ना। तो ये सिस्टम, स्विट्जरलैंड के सिस्टम को हम भारत में लाने की कोशिश करें तो दैट इज इम्पॉसिबल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।